नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सियासत एक बार फिर से शब्दों के तीखे वार में उलझी नजर आ रही है। रायबरेली में राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए गद्दार जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर अमर्यादित राजनीति करार दिया। बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। कहीं इसे नकारात्मक राजनीति बताया गया तो कहीं राहुल गांधी की भाषा और राजनीतिक इरादों पर सवाल। मुख्यमंत्री योगी ने इस पर गंभीर आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने भी इसे आपत्तिजनक टिप्पणी बताया। ऐसे समय में जब देश आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक दबावों की बात कर रहा है, तब इस तरह की बयानबाजी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मुद्दों की राजनीति है या सिर्फ सियासी टकराव बढ़ाने की कोशिश, या फिर मोदी के खिलाफ देश में एक अलग माहौल बनाने की साजिश। आज बात इसी मुद्दे पर। कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। लोकसभा में विपक्ष का नेता यदि इतना घटिया स्तर पर और शब्द प्रयोग करे, मैं सोचता हूं कि संस्कारों का अभाव है उसमें। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा नहीं है कि हमला पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कई तरीके के बाकायदा नैरेटिव सेट किए गए, लेकिन क्या हर नैरेटिव के इतर ये मर्यादाओं को लांघने वाला वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जिस पर देश का कोई भरोसा नहीं करेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि हमने मर्यादाओं को लांघते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा है, क्या वाकई में आप कह रहे हैं कि देश में एक और नैरेटिव की तैयारी कांग्रेस करी है? क्योंकि इससे पहले भी कई तरीके के नैरेटिव सेट किए गए, लेकिन उस पर देश की जनता या कहीं की जेंजी ने भरोसा नहीं किया। देखिए विजेंद्र जी, संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो कहीं न कहीं जो हमारे सनातन में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, उसको अगर अमर्यादित ढंग से उस दौर में कहा जाए जब सारी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही हो, जब हमारे देश का प्रधान जनसेवक दूसरे देश की धरा पर नीदरलैंड, जहां सबसे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ी मशीन्स बनती है, उनके लिए बात कर रहा हो और मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो राहुल गांधी खुद अगर मेलोडी खा लेते, क्योंकि विदेश की धरती पर अगर स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनको अगर गद्दार कहा जाए तो इन्होंने पहले भी चौकीदार चोर कहा था, उसका अंजाम भुगत चुके। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए में नहीं थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा था, वो भुगत ली। तो कहीं न कहीं एक कड़वी सच्चाई है, राहुल गांधी को अपनी गिरबान में झांकने का समय है कि जिस आदमी ने उनकी पार्टी में रहते हुए उनके खिलाफ बगावत की, जो उनको गद्दार कहने की हिम्मत नहीं है, जिस व्यक्ति ने धारा 370 समाप्त की हो, जिस व्यक्ति ने राम मंदिर का निर्माण किया हो, जिस व्यक्ति ने 9.5 लाख करोड़ अन्नदाताओं के खाते में डाला हो, जिस व्यक्ति ने एक गांव में जन्मे जाए एक आम कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया हो, ऐसे शख्स को अगर आतंकवादी कहा जाए या गद्दार कहा जाए, तो ये निश्चित रूप से आप शब्दों को ये भी कह सकते थे कि भाई आर्थिक सुनामी आने वाली, आप पेटी बांध लीजिए। तो कहीं न कहीं आप यूपी की जब इस तरीके की भी बातें करेंगे तो आप तुलनात्मक बात करेंगे ना, आप देखेंगे विश्व में क्या चल रहा है, उसके कंपैरेटिवली भारत में क्या हो रहा है। जो भी है, आप विपक्ष के नाते जो शब्द का प्रयोग करना करिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 140 करोड़ का लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, विदेशों में हो, अब ये राहुल गांधी विदेश में जाके जब भारत की बुराई करते हैं तो वो कहीं मेल खाता है कि उनके जो अवचेतन मन में कहीं न कहीं भारत के प्रति जो एक निष्ठा, लगाव, एक सच्चे हिंदुस्तानी के प्रति कहीं न कहीं शक सुबह पैदा करता है। कल उनके पिता की पुण्यतिथि है राजीव गांधी की, जिन्होंने भारत में आईटी के लेके आए, तो राहुल गांधी को उनसे ही सीखना चाहिए कि राजीव गांधी का ऐसा कोई बयान आप बता दीजिए। इस देश में जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे।
ये राजनीतिक शुचिता होती थी इस देश में। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा अन्न का संकट है, लोगों ने एक टाइम का उपवास कर लिया। किसी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया कि हमारा देश कंगाल हो जाएगा, किसी ने यह सवाल खड़ा नहीं किया कि हमारे देश को गिरवी रख दिया। तो यह हिंदुस्तानी के डीएनए में नहीं है। तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है और यूपी की धरा पे कर लिया, जहां लोकसभा चुनाव में उनको कामयाबी मिली समाजवादी पार्टी के साथ, और रायबरेली और अमेठी जो इनकी परंपरागत सीट है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल है और 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए एक अच्छा काम करके आए। ठीक है पंकज शर्मा जी, पहले तो मैं डेफिनेशन जानना चाहूंगा सर कि गद्दार की परिभाषा कांग्रेस की नजर में क्या है। आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन पहले एक बार परिभाषित तो कीजिए कि कांग्रेस की नजर में गद्दार है क्या। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से पिछले 12 साल में देश की जनता को हाशिए पर रखकर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा गया और देश की जनता के साथ जो गद्दारी किया, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है और उसको मैं फिर से आपके सामने दोहरा देता हूं। अभी मिथिलेश जैमिनी जी बड़ी बड़ी राजनीतिक सुचिता की बातें मुझे परिभाषित कीजिए भाई कि गद्दारी का मतलब। मैंने बता दिया ना आपको, चुनिंदा केवल 1% लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए देश की जो 99% जनता है उसके साथ धोखा करना, उसके अधिकारों के साथ धोखा करना, उसके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाना। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना देना ये जनता के साथ धोखा। अभी 35 करोड़ गैस सिलेंडर दे देना ये जनता के साथ धोखा था। ये काम भाजपा के प्रवक्ता कर लेंगे। मैं अपनी बात देखिए, मुझे बोलने नहीं देंगे, धोखा था। अब ये कह रहे हैं ना सर, सुन लीजिए, आप या तो मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। नहीं, पहले आपको परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित मैं कर दूंगा, मतलब मुझे आप बोलने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी तरीके से रखने दीजिए। कि जिस तरीके से पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने कुछ चुनिंदा लोगों को सिर्फ फायदा दिया है और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा देने की वजह से जो देश की बहुत सारी जनता है उसमें से 80 करोड़ लोगों को तो राशन पे डिपेंडेंट कर रखे हैं, बाकी जनता को उन्होंने लाइनों पे लगा रखा है। पहले एटीएम की लाइनों पे लगाया और बाकी कभी बैंक की लाइनों में लगा दिया, कभी कोविड में शमशान की लाइन में लगा दिया, कभी ऑक्सीजन की लाइन में लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से लगातार देश की संस्थाओं को संविधान को कुचलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं चलेगा, उनको बोलने की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल चलेगा सर, और ऐसे ही चलेगा। चाहते हैं तो आ जाइए डाइस। अगर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए और फैक्ट बताने के लिए अगर आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं तो कह दीजिए। नहीं होगा, मैं डिबेट राष्ट्रीय में करता हूं सर, पार्टी के लिए नहीं करता हूं। बात जनता तक कन्वे करनी पड़ी। तो पहले बताइए मुझे ऐसा क्या किया, आप सुनिए, गद्दार कहा गया देश के प्रधानमंत्री को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं। अरे सुनने की क्षमता रखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी हैं जो परेशान हो रहे थे। सुनिए आप, मैं देश का नागरिक हूं सर, देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इंसल्ट किया जा रहा है। सुनने नहीं देंगे। मैं उस वक्त भी खड़ा था जब डॉक्टर मनमोहन के लिए कुछ कहा गया था। आपकी पिछले 12 वर्षों में आप लोगों ने घुटने टिका दिए, देश की हालत हो रही है। बौखलाहट है क्योंकि आप लोगों ने घुटने टिका रखे हैं। पर कैपिटा इनकम दोगुनी हुई है। आप लोगों को नहीं दिखता 38% पेट्रोल के दाम पिछले 12 वर्ष में बढ़ गए। आप लोगों को नहीं दिखता 62% पिछले कुछ सालों में डीजल पे बढ़ गए। आप लोगों को नहीं दिख सकता 125% से ज्यादा के दाम कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ गए। आप लोगों को नहीं दिखता 100% से ज्यादा के दाम जो घरेलू सिलेंडर है उनके दाम बढ़ गए। आप लोगों को दिखता नहीं है। किस तरीके से आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो डॉलर की रेट आज कहां है? कहां है? बड़ी बातें करते थे ना प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री की उम्र से भी नहीं है, 96.60 हो गया है। आप लोग सोचिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, देश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस में पेट्रोल कितना बढ़ा है? केवल सत्ता पक्ष से दिखने का काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। देश की संस्थाओं को, अमेरिका में पेट्रोल कितना बढ़ा है? किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग करके संस्थाओं को, नेताओं को, जनता को कुचलने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप लोग जवाब नहीं मांग पा रहे, आप लोग जवाब नहीं मांग पा रहे। जनता नहीं आएगी इस चक्कर में, इसको खत्म करके इस चक्कर में जनता नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं डील की गई दुनिया में, मैं कह रहा हूं अभी भी सबसे कम अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, भारत में बढ़े। ऐसे लाइन में लगाकर देश की जनता को महंगाई की लाइन में लगाकर आप बाहर जा रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, कुछ भी खिलाइए, आपका काम है। लेकिन देश की जनता के साथ तो न्याय कीजिए। देश की जनता को तो कहेंगे सोना मत खरीदिए, देश की जनता को तो कहेंगे पेट्रोल डीजल बचाइए। भैया आप क्या कर रहे थे 2 महीने से? आप 2 महीने से लगातार जेट में घूम रहे थे, फ्लाइट्स ले रहे थे, चार्टर ले रहे थे, हजारों रैलियां आप लोगों ने की। तब आपको हिसाब नहीं था। 4 मई तक आपको नहीं पता था देश किस स्थिति में जाने वाला है। 6 मई के बाद आपको पता लगा कि देश किस स्थिति में जाने वाला। तो ये जो दोहरा चरित्र है, देश की जनता को बताना विपक्ष का काम है और हम वही कर रहे हैं। इस समय देश जिस तरीके से एंगर में है, सैडनेस में है और एंजाइटी में देश की जनता के बीच में है, वही काम हम जनता की आवाज बनने का काम। चलिए, मुझे लगता है आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देश की तो नहीं कर रहे हैं। चलने का काम करते हैं। बढ़िया। मुझे लगता है कि ये इरिटेशन इस बात की है कि हर तरीके के नैरेटिव सेट कर लिए, जनता फंसी नहीं रही है। और इंटरेस्टिंग देखिए, अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं सर, अब आप मत टोकिए मिथिलेश जी। और इंटरेस्टिंग ये है कि आपने जिक्र किया स्वर्गीय राजीव गांधी जी का।
लिट्टे की एक बड़ी भूमिका थी। विजय जिनके साथ वो गठबंधन करके बैठे हैं, उन्होंने उनको कल ही श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि यह एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की स्थिति हो रही है, जैसे हमारे सारे पड़ोसी देशों के अंदर हुआ, यही कुछ पाकिस्तान ये भारत में करने की कोशिश है और इसलिए बार बार इस तरीके के नैरेटिव सेट होते हैं और हर बार फेल होते हैं? देखिए विजेंद्र जी, आदमी जब राजनीति में आता है और जब 95 से ज्यादा चुनाव हार जाता है तो उसे आखिरी उम्मीद यही नजर आती है कि शायद युवाओं को मैं बरगला लूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बात कहना हूं, पूरे होशो आवाज के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आम आवाम इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर कोई बुरा दौर दुनिया में आया है तो उससे बचाने की क्षमता एक मजबूत नेतृत्व में है। अगर ट्रंप चीन में आते हैं, चले जाते हैं, पुतिन आ रहे हैं, फिर भारत आएंगे, अगर ऐसे दौर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे जाते हैं तो पूरी दुनिया को यह संदेश जाता है कि हिंदुस्तान बहुत सशक्त है और अभी भी अपने बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी वैश्विक साख को बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे दौर में अगर राहुल गांधी के पास एक नया, मैं कहूंगा कि ये जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है उसको ये वरदान में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसकी नीयत सही होती है, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। 12 साल में आप जनता समझती नहीं है कि इतना महंगा हो गया, ये हो गया। कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रहे और कांग्रेस के नेता भी आपस में नहीं जुड़ पा रहे। ये भी एक बड़ा इनके साथ असमंजस है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि रेवंत राम रेड्डी के लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी जा सकते हैं, तो कल ही राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में तो 2 बार नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस छोड़कर इधर आ गए। तो ये जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस खुद अपने आप से डरी हुई। कांग्रेस में एक, मैं कहूंगा कि एक पावर सेंटर बन गए जो 10 जनपद की सेवा करना चाहते हैं और 10 जनपद में जिस दिन लहर आ जाए वो राज करना चाहते हैं। आम कार्यकर्ता को कोई मौका नहीं देना। वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन ये क्रोनोलॉजी भी हो सकती है। आप पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन कमीशन पर बड़े बड़े हमले कि भाई किसी तरीके से जनता को भ्रम लगे और वो इलेक्शन में एक अलग तरीके का मैंडेट दे। जब वो भी नहीं हुआ तो फिर सीधे उन चेहरों को टारगेट कर दिया गया जो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और जो हराते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी, सिर्फ इतना नहीं हो सकता, ये दोनों पार्टियों पर निर्भर करता है सर। आपके भी नेता अगर किसी रेपुटेड पोजीशन पर बैठे व्यक्ति के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक्शन उन पर भी होना चाहिए। और यहां तो एलओपी है, तो क्या इन पर लोकसभा के अंदर भी कोई एक्शन हो सकता है? हालांकि ये सारा घटनाक्रम जो है वो लोकसभा के बाहर का है। देखिए विजेंद्र भाई, सबसे पहले जो है आपने खुद ने देखा कि अभी जिस तरीके का जो है एलओपी से जो है, क्योंकि एक जो है संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पे देखिए आज कर रहा हूं ना, आपने खुद ने कहा कि जो है सब लोग कह रहे हैं कि आपको अपनी बात कहने के लिए कहीं किसी ने रोका नहीं। आप अपनी बात कह सकते थे, वैश्विक संकट है उसमें भी आप बात कह सकते थे, उसमें भी आप सोच सकते थे कि कोई ना कोई हम जो है इसमें से जो है आपदा में अवसर तलाश लें, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मर्यादा जो है इन्होंने पूरी तार कर दी और पहली बार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की जो है एक संस्कृति के रच बस गया है। कभी जो है खून के सौदागर कहेंगे, कभी जो है जहर की खेती करने वाले कहेंगे, कभी नीच कहेंगे। तो ये जो शब्द का सर, ऐसे शब्द मैं कह रहा हूं कि इन शब्दों का बीजेपी की तरफ से भी भर-भर के कहे गए। देखिए कभी भी जो सोनिया गांधी के लिए बहुत भर-भर के शब्द कहे गए हैं। जब भी किसी ने कहा, नहीं करूंगा, देखिए जब भी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन पर एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके के हमले करता है, और गद्दार बहुत बड़ा शब्द है। देखिए मैं यही कहा ना कि जब कोई ऐसा शब्द कहा भी गया, किसी से कहा भी गया, तो माफी मांगी गई और लगातार उस चीज पे एक्शन भी हुए। आपने खुद ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन भी लिए और पार्टी ने खुद ने जो है इस चीज के ऊपर कहा। तो मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर क्या आज जो है आपने केवल प्रधानमंत्री को कहा या पूरे देश को गद्दार कह दिया? जो प्रधानमंत्री जो हैं 140 करोड़ की जनता में से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आज जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी यूज नहीं करते, मतलब दूसरे देश जो दुश्मन देश हैं वो लोग यूज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को तो देखिए मर्यादा में कभी विश्वास भी नहीं था, क्योंकि ना तो जैसा भी हमारे मिथिलेश जी ने कहा कि कभी भी बयानों तक सीमित रहेंगे, निंदनीय होगा, विरोध होगा, ये सब होगा, क्योंकि ये दूसरा बयान है जो मुझे चुभ रहा है। इससे पहले जो बाकायदा विजय के वहां पर करुणानिधि, माफ कीजिएगा, उदयनिधि ने जो बयान दिया था सनातन को खत्म करने को लेकर, देखिए मैंने और ये बयान बहुत घातक है सर। आपको दायरा पता होना चाहिए कि बॉर्डर लाइन क्या है।
नहीं, बिल्कुल आपने कहा ना कि ये जो है ये देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले शब्द हैं। ये कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है आप जो है उन चीजों को अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इस अवसर पर जब देश जो है वैश्विक संकट से जूझ रहा है, उस टाइम पर विपक्ष का ये होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कोई सुझाव दे, कहीं ना कहीं उसमें जो है करे। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं उसको सुलगाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है सारी मर्यादाएं, जितनी मर्यादाएं होनी चाहिए उतनी मर्यादाएं जो है तार कर दी हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि उस होने के बावजूद भी उनके प्रवक्ता इसको जो है यहां पर आकर के जो है ये सुझाव के बाद पंकज भाई करेंगे। तो इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक संकट आने वाला है, देखिए तब उसको सीरियस नहीं लिया गया, तब कहा गया कि बरगला रहे हैं। नहीं देखिए, अब हम खुद कह रहे हैं कि भाई आर्थिक संकट आने वाला है, बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि देश साथ हो जाए। विजेंद्र भाई मुझे बताइए कि किसी को पता था कि अभी युद्ध कितने दिन चलना है, कितने दिन नहीं चलना है? लगातार जिस तरीके से हालात थे उस टाइम लगता था कि इतना बड़ा युद्ध चलेगा। क्या हम ये सोच के चल सकते हैं कि नहीं ये व्यक्ति आज इसको नहीं, लेकिन ये तो पता था ना सर कि इलेक्शन कितने दिन चलेंगे। विजेंद्र भाई मैं ये कह सकता हूं, ये तो पता था इलेक्शन कितने दिन चलेंगे। विजेंद्र भाई जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी संस्कृति में तो ये है कि हम यदि कोई आदमी ज्यादा बीमार होता है तो भी हम ये विश्वास लेके जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल ठीक होगा, ठीक होकर के वापस आएगा। हम कभी भी जो है नेगेटिव सोच के साथ नहीं जाते, हम पॉजिटिव सोच के साथ जाते थे और जो हमें कदम उठाने थे हमने वो सारे कदम उठाए। और उन कदमों के साथ में आपने खुद ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने यही कहा था कि आपको पहले उठाने चाहिए थे, बाद में उठाने चाहिए। मुझे बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा था? भारत था। लोगों ने कहा कि 26-27 तक जो है वैक्सीन लगेगी। मुझे बताइए कब तक वैक्सीन लग गई, कब तक हो गया? तो कहीं ना कहीं मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि कोई एक्शन होगा या मान लिया जाए कि भाई ये बयानबाजी सामान्य हो चलिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको कि देखिए एक्शन होना या नहीं होना एक वो है, लेकिन इस देश के अंदर क्या कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, एक्शन से ज्यादा बड़ी चीज है अपने आप में मर्यादित होना। आप देखिए जब कोरोना काल में एक लेसेंट एक जनरल निकलता है और उस लेसेंट के जनरल को उसमें भारत के कोरोना के लिए मैनेजमेंट के ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट छपी और राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे उसको शेयर कर दी। बाद में खुद लेसेंट को माफी मांगनी पड़ी और राहुल गांधी को प्रॉब्लम हुई। और अब एक उपाय है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के लिए अनायास ही मोदी जी के मुंह से कुछ निकल गया था, तो अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में खड़े होकर माफी मांगी थी। तो ये भारत के लोकतंत्र की एक सुचिता है कि अगर आपसे गलती हुई है तो माफी मांगिए। लेकिन आप अर्बन नक्सल को, क्योंकि एक और नाम लिया गया अमित शाह का, क्योंकि अमित शाह ने इस देश में नक्सलवाद को खत्म कर दिया, तो क्या अर्बन नक्सल को पैदा करने के लिए नैरेटिव सेट हो रहा है? दूसरा, आज जो अमित शाह कह रहे हैं हम इस देश से नशा खत्म करेंगे, ये दो चीजें ऐसी है जो हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि पड़ोसी देशों जैसे मुल्क के हालात बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। और इन दोनों पर जिस तरीके से अमित शाह काम कर रहे हैं जी, वो भी कहीं न कहीं बौखलाहट दर्शाती है। मैं ये कह रहा हूं मिथिलेश जी, इमेज डैमेज करने के और बहुत से तरीके होते हैं सर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कांग्रेस सब कुछ कर चुकी है। अब उनको लग रहा है कि ये दो चेहरे अगर डेंट हो गए, डैमेज हो गया, तो शायद उनको फायदा हो जाएगा। करना चाहिए अपोजिशन के तौर पे, देखिए जो कर सकते हैं, लेकिन वो मर्यादा में तो हो कम से कम। बिल्कुल, देखिए मर्यादा, मैं कहूंगा कि ये देश राम और कृष्ण का है। इस देश में कहीं न कहीं लोकतंत्र में जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का काम दुशासन ने किया था, वही दुशासन वाला काम इन शब्दों के जरिए इस भारत के लोकतंत्र को जो लाल किताब दिखाते हैं बार बार में संविधान की, उस संविधान का अगर चीरहरण करने का कोई काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वो राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा पद मिला हुआ है, उनके पास भी कम से कम 50 करोड़ लोगों के वोट हैं। उन्हें भारत का, जब देश का प्रधान जनसेवक दूसरे देश की धरती पर है और वो कहीं न कहीं पूरे विश्व में भारत की इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं डिप्लोमेसी, कहीं न कहीं भारत की इमेज बढ़े, उस दौर में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ये भारतीय संस्कृति का कहीं न कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बड़ा प्रहार है। ठीक है पंकज जी, क्योंकि पंकज शर्मा जी, क्या वाकई में ऐसा लगता नहीं है? देखिए बयान बहुत होते हैं और बतौर अपोजिशन सरकार को घेरना नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि सरकार को बताया जाए कि भाई आप यहां गलत हैं और 100% गलत है और आपको सही करना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में आप सोचिए, ये शब्द मोदी के लिए नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, देश के गृह मंत्री के लिए कहा गया, अमित शाह के लिए नहीं कहा गया। और ये पद है, संवैधानिक पद है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जानबूझकर कहा है, या आपको लग रहा है कि वो फ्लो के अंदर हो गया होगा? हो सकता है भविष्य के अंदर ऐसे शब्द इस्तेमाल ना हो, और ये भी हो सकता है देर सवेर वो सॉरी बोल दें इसके लिए और कहें कि मंशा ऐसी नहीं थी। नहीं देखिए विजेंद्र जी, आज आप बहुत विचलित हैं
और आप तब विचलित नहीं हुए थे जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा गांधी के लिए बार बार अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ये तय कर दिया आपने? नहीं, तय नहीं है, मैं देख रहा हूं ना आपको इतने लंबे टाइम से। नहीं, तय कर दिया आपने? आप बता दीजिए, इसके ऑन बाद डिबेट डिबेट बता भेज दीजिए कि दूंगा। आपने एक बार भी विचलित हुए हैं। मैं कह रहा हूं इसके बाद डिबेट भेज दूंगा मैं आपको। भेज दीजिएगा। मिथिलेश जी तो बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। और भी बड़े विचलित, इसलिए दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। सुन लीजिए, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब मुझे अगर 12 साल से बाहर बैठे हैं, अब आपको मैं वही याद आऊंगा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब मैं आपको सारी बातों का जवाब देता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी बड़ी बात कह रहे थे कि अनायास निकल गया मोदी जी के मुंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। अनायास नहीं निकला है, कई बार उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया है, बार बार अपमान किया है। जर्सी गाय उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किसके लिए बोला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। आपको एक बार भी विचलित हुए आप लोग? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ पैरामीटर सेट कीजिए। इतना घुटने टिका देने से कुछ नहीं होगा इस देश में। इस देश की जनता, राजस्थान की जनता भी ये लोग सब समझते हैं, लेकिन थोड़ा तो सोचिए कि देश की जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब आपको कुछ फैक्ट्स पे मैं बात कर देना चाहता हूं। देखिए, देश में 1,32,000 करोड़ का क्रूड ऑयल आता है। उस 1,32,000 के क्रूड ऑयल में से लगभग 52,000 करोड़ का क्रूड ऑयल रिफाइन करके बाकी देशों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। ये क्या देशभक्ति है विजेंद्र जी? बताइए ना, ये देशभक्ति है, गद्दारी है देश के साथ? कि बाकी जो देश हैं, भले नेपाल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, या एक और कंट्री है, ये 4-5 कंट्रीज ने अपने देश में रेट्स को कम किया है। हम लोगों ने 40 कंट्रीज से हम लोगों ने 1,32,000 करोड़ क्रूड ऑयल खरीदा है और 150 से ज्यादा कंट्रीज को हमने सस्ते दामों में बेचा है। ये कौन सी देशभक्ति कि आप अपने लोगों को तो महंगे दामों में तेल बेच रहे हैं और बाकी लोगों को सस्ते में बेच रहे हैं? ये देशभक्ति है आपकी? किस तरीके से आपने 121% से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर्स पे रेट बढ़ा दिए, एलपीजी पे सिलेंडर रेट्स बढ़ा दिए, डीजल पे, पेट्रोल पे रेट्स बढ़ा दिए। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया छाछ पे भी दाम बढ़ा दिए। जो गरीब आदमी छाछ, प्याज, रोटी खा लेता था वो भी दाम बढ़ा दिए। उससे पहले जीएसटी भी आप ही ने लगाई थी ना, आटा, दाल, चीनी पर। तो जिस तरीके की मानसिकता आपकी है, और आप बात बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जिस तरीके से डॉलर के रेट आप देखिए कि लगभग 97 रुपीज पे पहुंच गए, और एशिया में पहली करेंसी हमारी है जो सारे देशों की करेंसी से सबसे निचले स्तर पर है। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से भी ऊपर जा रहा है। नहीं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। ये नहीं जानता देश में दिल्ली में क्या होता है, कैसे रुपया गिरता है। अरे भैया, बड़ी बड़ी बातें करते थे आप लोग। जनता को ये जवाब देगा, देश की जनता को जवाब आपको देना बाकी कंट्री को सस्ते दाम पर बचाने के लिए विजेंद्र भाई देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ, ये बोलने थे बीच में, ये जो तरीके से आप डिस्टर्ब करना है ना, ये बड़ी पंकज शर्मा जी, मैं यही तो कह रहा हूं, डिस्टर्ब करना है। कोई एक लाइन तो हो, एक लाइन तो हो कि भाई हम यहाँ तक देश के हित में रहेंगे। ठीक है पंकज शर्मा जी, जनता सब समझती है। बोलिए पंकज जोशी। विजेंद्र भाई देखिए, दो बड़ी बातें बताता हूं। देखिए, अभी जो है झूठ का पुलंदा कैसे कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इनके बड़े बड़े नेता हैं। जिस नेता ने आज जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो लोकसभा में आज तक उन्होंने बोला क्या कि क्रूड जो है हमने सस्ता खरीदा, महंगा खरीदा और सस्ता बेचा? आज तक एक प्रश्न है तो मुझे बता दें आपके यहां से। मैं 2 मिनट में बात सुन जाइए, 2 मिनट में बात सुनिए। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उस सस्ते क्रूड ऑयल को रशिया से परचेज करके, और हमने जो है एक्सेस क्रूड प्राइस बाहर से बेच करके हमने प्रॉफिट कमाया। और एक बार ये चुपचाप रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए चुपचाप, ये एक भी प्रश्न होगा ना, एक भी प्रश्न होगा तो मुझे बताइएगा। देखिए बीच में गाएंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये चिल्लाएंगे। ये कौन सा एक बार 80 पैसे, मुझे बताता हूं, दोनों मिलकर 4 रुपए हो गए। 2014 सुनिए सर, देखिए विजेंद्र भाई 2014 तक 17 लाख करोड़ रुपया जो है एनपी अकाउंट था बैंकों का। ना पहले मुझे उसका जवाब दीजिए। जी, क्या हम 56,000 लीटर या 56 लाख बैरल, नहीं किसकी बात कर रहे हैं? जो क्रूड ऑयल हम सस्ता रिफाइन करके यहां से बेच रहे हैं? 52,000। बताइए सच है? 52,000 कितना? 52,000 करोड़ का क्रूड ऑयल रिफाइन करके हमने दूसरे देशों को बेचा। 1,32,000 करोड़ का क्रूड ऑयल हमने 40 देशों को दिया है। आज तक एक भी सस्ते में कोई भी चीज नहीं है जिसको ये किया। लगातार सरकार ने जो है अपनी ड्यूटीज के ऊपर जो है लगातार बढ़ोतरी करी गई। और मैं कह रहा हूं कि यदि स्टेट का वैट यदि आप लगाएंगे है ना, तो स्टेट का वैट है, और बाकी मुझे बताइए किस पे नहीं है। नहीं कब तक जुटाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए सबसे बड़ी रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां लग रही है? पिछले 4 दिन में 12,000 करोड़ रुपए बड़ी रिफाइनरी
के रेट देश का उद्योगपति कहाँ लगा रहा है? मुझे बताइए, देश का उद्योगपति कहाँ लगा रहा है? भैया शुक्रिया, साल में कमाया मर्यादाएं होनी चाहिए और उसको निभाने की जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है जो बड़े पद पर बैठे। शुक्रिया हमारे साथ।